सभी को नमस्कार। साथियों, आप आए दिन खबरों के माध्यम से एक से बढ़कर एक शर्मसार कर देने वाली घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो साथियों, आज की यह कहानी भी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटित सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको यहां से बहुत जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से हमारे समाज में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है अपनी मामी को ही फंसाया, वासना कांड या फिर हत्याकांड। साथियों, आज की यह कहानी कुछ ऐसी है कि जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप हैरान रह जाओगे कि आखिर यह क्या मामला है। यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें ड्रामे के साथ साथ सस्पेंस भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है जलगांव जिले के एक छोटे से गांव जहारड़ी से। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था दगड़ू पाटिल, पत्नी गीता पाटिल और बेटे का नाम था मंगेश पाटिल और उनकी एक बेटी भी थी। दगड़ू पाटिल आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता है और वे जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में उनके कई सारे रिश्तेदार भी रहते हैं। 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन था। दगड़ू पाटिल रोज की तरह अपने काम पर चला गया था। दोनों बच्चे भी स्कूल गए थे और उनकी पत्नी गीता घर पर अकेली थी। तो शनिवार होने की वजह से स्कूल दोपहर को जल्दी छूट जाता था। उस दिन दोपहर 2 बजे के करीब मंगेश स्कूल से अपने घर आया। घर आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ, और ऐसा कहकर मंगेश घर से बाहर चला गया। अब वह टॉयलेट करने घर से बाहर तो गया, लेकिन उसके बाद वह लौटकर वापस नहीं आया। उसकी माँ उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मंगेश का कोई अता पता नहीं था। एक वक्त तो माँ को ऐसा भी लगा कि मंगेश टॉयलेट से सीधे अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने चला गया होगा और शायद शाम तक खेलकर वापस आ जाएगा। लेकिन शाम हो गई थी और मंगेश अब तक घर नहीं लौटा था। अब मंगेश की माँ की भी यह सोचकर थोड़ी बेचैनी बढ़ गई कि मंगेश अब तक घर आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। वह स्कूल से घर आने के बाद ज़्यादातर खाना खाकर ही बाहर खेलने जाया करता था और इसीलिए इस बात को सोचकर मंगेश की माँ थोड़ी परेशान थी। गीता ने पहले तो आसपास के लोगों से ही पूछताछ की, लेकिन मंगेश उनके घर पर भी नहीं था। तो आखिरकार उन्होंने आसपास के जगहों पर मंगेश की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं था और ना ही उसके किसी दोस्त ने उसे खेलते हुए देखा था। तो जाहिर है कि वो और ज़्यादा परेशान हो गई। आखिरकार शाम होते ही गीता के पति काम से घर लौटते हैं, तो गीता ने बिना समय गंवाए उन्हें मंगेश के टॉयलेट जाने के बारे में बताया और यह भी बताया कि दोपहर स्कूल आने के बाद मंगेश टॉयलेट जाकर आता हूँ ऐसा कहकर बाहर गया था, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आया। मंगेश के पिताजी को भी उसकी चिंता होने लगी और फिर मंगेश की माँ और उसके पिताजी दोनों ने मिलकर उसे फिर से ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से सबसे पूछताछ की। उन्हें लगा कि कहीं वह किसी रिश्तेदार के घर चला गया होगा। गांव की हर गली, हर एक घर में जाकर देख लिया था, लेकिन मंगेश कहीं भी नहीं था। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब तक वह खुद भी घर पर नहीं लौटा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मंगेश की फिक्र में माँ गीता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। गांव में जो उनके रिश्तेदार थे वह भी 13 साल की मंगेश को ढूंढने में लग गए थे। आखिरकार उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराने का फैसला किया और अगले दिन ही सुबह मंगेश के घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर मंगेश के गुम हो जाने के बारे में केस दर्ज करवाया। 13 साल का लड़का गुम हो जाने की वजह से पुलिस भी जल्दी हरकत में आ गई और उन्होंने तुरंत उसे ढूंढने के लिए एक टीम बनाई। पुलिस ने शुरुआत में आसपास के गांव में पूछताछ की, तलाश की, लेकिन मंगेश के बारे में उन्हें कोई भी सुराग या सबूत नहीं मिला। मंगेश अपने बाप का इकलौता बेटा था और उसके गुम हो जाने की वजह से वे काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन मंगेश कहाँ चला गया था, किसी को भी जरा सी भी कोई खबर नहीं थी।
अब इस चक्कर में 4 दिन गुजर चुके थे। मंगेश को ढूंढने में पुलिस अब भी नाकाम लग रही थी। मंगेश के घर पर तो सबके इतने बुरे हाल थे कि किसी से देखा तक नहीं जा रहा था। मंगेश के घर वालों ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था। उनका घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव मंगेश के अचानक गायब हो जाने के कारण परेशान था। गीता ने तो लगभग बिस्तर ही पकड़ लिया था। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें हर रोज लोग समझाते थे कि मंगेश मिल जाएगा, लेकिन उनका दिल एक माँ का दिल था। तो अपने बेटे के बारे में सोचकर वह बस पूरे दिन रोती रहती थी। लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्हें बस इतना पता चला कि आसपास के लोगों ने उसको सिर्फ दोपहर तक देखा था। उसके बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा था। पुलिस को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया है। ना तो उसे किसी ने जाते हुए देखा और ना ही कहीं से आते हुए देखा था। पुलिस पर भी हर दिन दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था। और फिर 2 दिन बाद पुलिस को एक खबर मिली कि गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक जगह पर झाड़ियों में एक टूटा हुआ पैर मिला है। जिस बात की आशंका थी वही हुआ। वह किसी 12-13 साल के लड़के का पैर था और उस पैर को किसी कुल्हाड़ी से या फिर किसी भारी हथियार से तोड़ा गया था। पुलिस ने तुरंत उस जगह को सील करवा दिया और उसकी छानबीन शुरू की, लेकिन उन्हें वहां कोई दूसरा और कोई सुराग नहीं मिला। अब यह सुराग हाथ लगने के बाद पुलिस को शक हुआ कि शायद यह मामला नरबली से संबंधित हो सकता है। और उनका शक जायज भी था, क्योंकि जब मंगेश गायब हुआ था उसके अगले दिन ही मौनी अमावस्या थी और यह मौनी अमावस्या 27 साल में एक बार आती है। अब इस बात को जानने के बाद पूरा गांव खौफ में था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक हंसते खेलते बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है। मंगेश के माता पिता ने जब अपने बेटे का टूटा हुआ पैर देखा तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। उन्हें संभाल पाना तक मुश्किल हो गया था। रो रो कर दोनों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। अपने बेटे का कटा हुआ पैर देखकर माँ इस बात को समझ गई थी कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है, उसे किसी ने मार दिया है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जिस माँ ने उस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में पाला था, उसे इतना लाड प्यार से बड़ा किया था, उसके लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। मंगेश अब कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला था। लेकिन मंगेश का पैर मिलने के बाद पुलिस ने और भी गहराई से मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर उस जगह की जांच करवाई। खोजी कुत्तों की टीम से भी आसपास की जगह की खोजबीन की गई, तलाशी की गई, लेकिन फिर भी कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा। अब सबको ऐसा लगने लगा था कि यह जरूर नरबली का ही मामला है। किसी ने अपना काम करवाने के लिए मंगेश की बलि चढ़ा दी थी। पुलिस को दूसरा कोई कारण नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मंगेश के घर वाले तो बहुत गरीब थे, तो उसका अपहरण करके किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। और मंगेश के घर वालों का अपने रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोस से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। तो इस शक के आधार पर पुलिस ने आसपास के गांव में जो भी तांत्रिक बाबा थे उनको पूछताछ के लिए उठा लिया और कुछ भी करके मंगेश के बारे में खबर निकालने के लिए पुलिस के जो खबरी थे उन्हें भी सूचना दे दी गई थी। तब पुलिस को पता चला कि उनके गांव में एक ज्वेलर्स की दुकान है और उनकी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने सोचा कि जब छानबीन कर ही रहे हैं तो एक बार क्यों ना सीसीटीवी फुटेज भी देख लेते हैं। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उन्हें रात में एक भिखारी नजर आ रहा था, जो वहां के आसपास के इलाके में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा तो ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस भिखारी के पास एक बड़ा सा पोटला था, मतलब कपड़े का थैला था, जो कि उसके पीठ पर था और उसका आकार देखकर लग रहा था कि उसमें कोई बड़ी सी चीज रखी हुई है। शायद वह मंगेश की लाश को उसमें भरकर कहीं ले जा रहा था। तब पुलिस ने उस भिखारी का स्केच बनाने की कोशिश की और उसे पकड़ने वाले को या फिर उसकी सूचना देने वाले को
इनाम की घोषणा कर दी गई, क्योंकि अब उनके हाथ से एक एक करके दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन कोई भी पक्का सबूत हाथ नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद पुलिस को मंगेश के शरीर के टूटे हुए कुछ अंग मिले और उसके साथ ही उसके खून से सने हुए कपड़े भी मिले, लेकिन उसका सर और बाकी शरीर अभी तक नहीं मिला था। और उसका खून किसने किया होगा, इसका अब तक कोई भी सुराग पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने एक बार फिर आसपास के सभी तांत्रिक बाबाओं को रिमांड में लिया और अब उनसे गहराई में जाकर पूछताछ की गई कि कहीं किसी ने मौनी अमावस्या के दिन पूजा या फिर कोई बलि तो नहीं चढ़ाई। पुलिस ने गांव के पास के जंगल को भी छान मारा, लेकिन पुलिस को उसमें भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इतना ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लग रहा था। अब यह केस एक बड़ा ही सेंसिटिव केस बन चुका था, तो पुलिस भी पूरी ताकत लगाकर मामले की छानबीन कर रही थी। अब इस बात को करीब करीब 15 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई भी सुराग या सबूत या कोई जानकारी नहीं मिली थी। कोई भी इंसान पुलिस के शक के दायरे में नहीं आ रहा था और यह केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। एक तरफ तो मंगेश का खून हो गया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दिया गया था, तो दूसरी तरफ पुलिस भी हैरान थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी को कुछ पता नहीं। सब तरफ से तो उसकी छानबीन कर ली गई थी, फिर भी कोई सुराग क्यों नहीं हाथ लग रहा था। आखिरकार पुलिस ने फिर से उस केस को शुरुआत से स्टडी करना शुरू किया, यह सोचकर कि कहीं केस की कोई कड़ी उनसे छूट तो नहीं गई। और फिर पुलिस ने नए सिरे से केस को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उस कड़ी को ढूंढना शुरू किया जो शायद उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तब उन्हें एक बात नजर आई कि उन्होंने खोजबीन के दौरान खोजी कुत्तों का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन उनकी दिखाई गई जगहों की जांच नहीं की थी, क्योंकि जो खोजी कुत्ते थे वे सूंघते हुए बार बार मंगेश के घर की तरफ ही जा रहे थे। तब पुलिस को लगा कि शायद यह कुत्ते गलत चीज को ढूंढ रहे हैं। आखिरकार खोजी कुत्तों ने जो रास्ता दिखाया था उस दिशा में पुलिस ने एक बार फिर जांच करने का फैसला किया और मंगेश के घर के आसपास ही खोजबीन करना शुरू किया। पुलिस ने इस बात का पता लगाया कि अगर खोजी कुत्ते उस घर की तरफ गए थे, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद मंगेश के घर के ही किसी इंसान ने उसे मारा हो और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे यहाँ वहाँ फेंक दिया हो। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से मंगेश के घर वालों के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया। मंगेश की माँ, उसके पिताजी और उसकी बहन, सब के बारे में। और तब पुलिस को एक बात पता चली कि एक इंसान था जिसका मंगेश के घर पर आना जाना लगा रहता था। और फिर जब पुलिस ने उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया तो कुछ ही देर में पुलिस से डरकर उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। आखिरकार 3 हफ्ते बाद पुलिस को सुराग मिला और उन्होंने उस खूनी को पकड़ लिया। अब आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा कि मंगेश को किसने मारा था, जिसका पिछले कुछ दिनों से रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, जिसने मंगेश के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था। वह खूनी कोई और नहीं बल्कि खुद मंगेश की मां यानी गीता पाटिल थी। वही उसकी मौत की जिम्मेदार थी। अब मैं आपको असली घटना बताता हूं। असली घटना को सुनकर तो आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। इस घटना को अंजाम दिया था मंगेश की मां गीता और उसके 2 यारों ने। जी हां, यह कोई नरबली नहीं थी बल्कि यह एक हत्या थी और फिर एक सोची समझी साजिश थी जिसमें मंगेश बलि चढ़ गया था। गीता पाटिल का भांजा समाधान पाटिल, उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी और वह हमेशा मंगेश के घर आया करता था। अब समाधान पाटिल जवान था और गीता भी ज्यादातर घर में अकेले ही रहा करती थी। तो धीरे धीरे गीता और समाधान दोनों अपने रिश्ते को भूल गए और वह एक दूसरे के नजदीक आते चले गए। उनके बीच एक नया रिश्ता बन गया। वह गीता का भांजा होने की वजह से किसी को भी उनके रिश्ते पर शक नहीं हो रहा था।
अब दोनों को भी बिना किसी के विरोध के वह सब मिल रहा था जो वह दोनों चाहते थे। रोज उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे थे और फिर समाधान को मामी की लत लग गई थी। वह रोज मामी गीता के घर आने लगा था। उनके रिश्ते को अब काफी दिन हो चुके थे और फिर एक दिन समाधान ने बातों बातों में अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को उसके और मामी के साथ रिश्ते के बारे में बताया और बताया कि किस तरह वह मामी के साथ संबंध बनाता है, कैसे उसके मजे उठाता है। यह सुनकर राजेंद्र से रहा नहीं गया और उसने समाधान से कहा कि वह उसकी भी अपनी मामी के साथ सेटिंग लगा दे। तो अब समाधान ने मामी को राजेंद्र के बारे में बताया और वह भी मान गई। मामी यानी गीता पाटिल को इन दोनों रिश्तों में मजा आने लगा था। यह सब इतना चुपचाप हो रहा था कि किसी को भी उन पर जरा सा भी शक नहीं था। और फिर वह दिन आया जो शनिवार का दिन था। तारीख थी 2 फरवरी। दगड़ू पाटिल हमेशा की तरह काम पर चला गया था और उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो उस रोज मंगेश स्कूल से थोड़ा जल्दी घर आ गया। घर आने के बाद वह अपनी माँ को टॉयलेट जाकर आता हूँ यह कहकर घर से बाहर चला गया और उसी वक्त राजेंद्र पाटिल गीता के घर चला आया। अब उन्हें वक्त का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू किया और तब गीता और राजेंद्र के बीच वह सब चल ही रहा था कि तभी गीता का मासूम सा बेटा मंगेश टॉयलेट से घर वापस आ गया। अब राजेंद्र और गीता अपनी वासना में इतना डूब चुके थे कि उन्हें दरवाजा अंदर से बंद करने का भी होश नहीं रहा। मंगेश ने घर आते ही हमेशा की तरह दरवाजे को बाहर से धक्का दे दिया। अब उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजा खुलते ही उसे क्या देखने को मिलेगा। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी माँ को यानी गीता को राजेंद्र के साथ अजीब हालत में देखा। दोनों के बदन पर कपड़े नहीं थे। मंगेश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह क्या देख लिया है। तभी गीता और राजेंद्र को भी मंगेश को अचानक सामने खड़ा देख बहुत गुस्सा आया था। गुस्से में आकर राजेंद्र ने पास पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और मंगेश के सर पर दे मारी और तभी मंगेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मंगेश की माँ उसे उठाकर घर के अंदर ले आई। मंगेश तब तक लहूलुहान हो चुका था। उन्हें लगा कि मंगेश मर चुका है तो उन्होंने घर में जो अनाज का बड़ा सा थैला था उसमें मंगेश की बॉडी को दबाकर भर दिया और उस पोटले को यानी थैले को घर में एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां कोई आता जाता नहीं था। उसके बाद गीता ने जल्दी जल्दी में घर के आसपास जो भी खून पड़ा हुआ था उसे साफ कर दिया और हर एक निशान को मिटा दिया। अब वह दोनों सोचने लगे कि आगे क्या करना है और फिर दोनों ने समाधान पाटिल को भी घर बुला लिया और उसे मंगेश की हत्या के बारे में बताया। उन्होंने समाधान को भी अपने गुनाह में शामिल कर लिया क्योंकि अब वह तीनों ही डर गए थे। अगर किसी को मंगेश की लाश मिल जाती या फिर उसकी मौत के बारे में पता चलता तो सब लोगों को उन तीनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता। वह रिश्ता जिसे उन्होंने इतने महीनों से छुपा कर रखा था। तो फिर उन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि मंगेश की माँ लोगों से बस यह कहेगी कि मंगेश टॉयलेट तो गया था लेकिन वहां से लौटकर नहीं आया और फिर उसे आसपास ढूंढने का नाटक करेगी। सब उनके प्लान के मुताबिक हुआ। मंगेश की माँ ने इतना बढ़िया नाटक किया कि किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ और उस औरत ने भी सब कुछ वैसा ही किया जैसा तय हुआ था। दगड़ू पाटिल यानी मंगेश के पिताजी घर वापस आ गए पर उसके घर पर आते ही गीता ने ऐसा ढोंग किया कि उसका बेटा दोपहर घर से बाहर गया है और वह अब तक लौटकर घर नहीं आया है। फिर उन सब ने मिलकर मंगेश को ढूंढना शुरू किया पर वह लड़का कहाँ था। वह तो उनके घर में ही था। और यह सब नाटक करने के बाद उसी रात जब सब शांत हो गया तो मंगेश की माँ ने उसके 2 यारों के साथ मिलकर मंगेश को उनके घर के पीछे जो जंगल था वहां ले जाकर उसे ठिकाने लगा दिया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें यहाँ वहां फेंक दिया। बस एक कड़ी मिलने की वजह से पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया था।
पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी वासना की वजह से एक साथ 3 परिवार उजड़ गए थे और एक मासूम की हत्या हो गई थी। जो माँ अपने बच्चे के लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी, वही उसका खून कर सकती है, इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस माँ की ममता के बारे में लोग बातें करते हैं, उसी ममता ने अपने बेटे को मार दिया था। दोस्तों, यह बात सच है कि वासना इंसान को अंधा बना देती है और रिश्तों को भुला देती है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो इंसान वासना में बहा जा रहा है, उससे हमेशा दूर ही रहें और वासना के अंधे भेड़ियों से बचकर ही रहें। साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और इस सच्ची कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।